गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए आज वर्ष 2010 के प्रश्नों पर आए हैं। वर्ष 2010 के प्रश्नों पर आज हम लोग पहली क्लास में सम्मिलित होंगे। क्लास में सम्मिलित होने से पहले आप सबसे निवेदन और सुझाव है जो हर क्लास से पहले परंपरागत रूप से रहता है, गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इसको अन्य सभी जगहों पर आपके जहां मित्र हों, आपके जहां परिचित हों, जो लोग पीजीटी इतिहास और सिविक्स से संबंधित हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि इस चैनल द्वारा जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है उसका लाभ वह भी प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोग जो है प्रारंभ कर रहे हैं वर्ष 2009 पीजीटी इतिहास की पहली क्लास और पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत, पाली, विकल्प 3 खरोष्टी, विकल्प 4 है संस्कृत। इस प्रश्न को आप लोग देखिए तो यह प्रश्न आपको परिचित लगेगा क्योंकि वर्ष 2009 इससे पहले हम लोग कर रहे थे तो उसमें यह प्रश्न आया हुआ है और इसका उत्तर आपको पूरी रूप से पूर्णतः पता है। फिर भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो भाषा और लिपि दो पर बात करते हैं। इनकी भाषा क्या है? प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि में क्या कैसे लिखा जाता है? हम लोग लिखते हैं, बाएं से दाएं चलते 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 हैं। ये हमारी दिशा होती है लिखने की, यही हमारी लिपि है वर्तमान में। तो ज्यादातर अभिलेख की भाषा क्या है? देख रहे हैं, प्राकृत है। यहां पर देखिए प्राकृत लिखा हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या है? प्राकृत है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनते हैं कि इसके कुछ अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी में। खरोष्ठी में क्या करते हैं हम लोग? दाएं से शुरू करते हैं, बाएं को जाते हैं, दाएं से शुरू कर बाएं जाते हैं, दाएं से शुरू करके बाएं जाते हैं। एक खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख हैं वो मिले हैं शाहबाज गढ़ी से और मिले हैं मानसेहरा से। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है और ये शाहबाज गढ़ी पेशावर जिले में है और मानसेहरा जो है पाकिस्तान के हजारा जिले में है। क्लियर हुआ? इसके अलावा अरामेइक लिपि में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख मिले हुए हैं कहां से? तक्षशिला व लघमान से। लघमान कहां है? काबुल में। समझ में आया? इसके अतिरिक्त एक द्विलिपिक अभिलेख भी मिले हैं जो यूनानी प्लस अरामेइक, इसमें 2 तरह की लिपियां पाई गई हैं और यह मिला है कंदहार के सर ए गुना से। कहां से मिला है? कंदहार के सर ए गुना से। समझ में आया? ओवरऑल यही है और समझना है तो देखिए वर्ष 2009 है, इसके लिए क्या करना होगा? गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाइए, वर्ष 2009 की 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 124 में देख लीजिए, या वर्ष 2004 में जाइए, पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए। आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी निश्चित तौर पर। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कनिष्क के समय में आयोजित
चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे? विकल्प 1 आनंद हैं, 2 सारिपुत्र हैं, 3 कालाशोक हैं, 4 वसुमित्र हैं। देखिए बौद्ध संगीत की बात हो रही है, तो यह बुद्धिस्ट काउंसिल, इस काउंसिल में बौद्ध विद्वान, बौद्ध भिक्षु, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। साथ में उस समय जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका संकलित करते हैं, उनको मान्यता देते हैं। और कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 हुई हैं टोटल। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। और जो चौथी बौद्ध संगीति है, ये चौथी जो बौद्ध संगीति है जिसकी बात प्रश्न पूछा जा रहा है, ये चौथी जो क्रम में चौथी है, वह जो है किसके काल में हुआ है? वह हुआ है कनिष्क शासक थे, कनिष्क, उनके समय हुआ है। वह कहाँ हुआ है पूछा जाता है? कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष या सभापति थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष थे क्या? अश्वघोष थे। और इसमें क्या काम किया गया था? इसमें हुआ क्या था? हीनयान और महायान, वह महायान का विभाजन हो गया। मतलब बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया इसी बौद्ध संगीति से। और संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे जाने लगे। ये 2 मुख्य कार्य इस बौद्ध संगीति में हुआ था। तो आपको उत्तर मिल गया। प्रश्न नंबर, विकल्प नंबर 4 है आपका उत्तर। लेकिन अब हमको ये जानना है, जो आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किसके काल में हुई, उसके अध्यक्ष कौन है, द्वितीय, तृतीय को तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और इसको आपको देखना है तो आप जाइए, देखिए पीजीटी प्लेलिस्ट 2003 के क्वेश्चन नंबर, पहला जो हम लोग क्लास ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में, पीजीटी 2002 में देखिए जो तीसरी क्लास ले रहे हैं तो 55 क्वेश्चन नंबर, और पीजीटी 2000 में देखिए जो दूसरी क्लास ले रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 70 पर जाइए, तो आपको चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक त्वरित रिवीजन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु थे, अजातशत्रु थे। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप ने किया था। और इसमें काम क्या हुआ था? इसमें हुआ था विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक इन 2 ग्रंथों का संकलन हुआ था। ये कौन सी बौद्ध संगीति है? पहली। अब आइए दूसरी या द्वितीय बौद्ध संगीति, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। शासक कौन था? कालाशोक था, कालाशोक शासक कालाशोक थे। और किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है बौद्ध संघ का महासांघिक, सांघिक और अस्थविर में विभाजन हुआ था। महासांघिक और अस्थविर में विभाजन हुआ था।
तीसरी बौद्ध संगीति तृतीय, जिसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके काल में हुई थी? मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलपुत्तिस ने। मोगलपुत्तिस, समझ रहे हैं? मोगलपुत्तिस ने किसकी अध्यक्षता? इसमें काम क्या हुआ था? इसमें अभिधम्म पिटक का, किसका? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें हुआ था। अब आपको तीनों बौद्ध संगीतियों के स्थान, शासनकाल, अध्यक्ष और कार्य क्या हुए थे स्पष्ट रूप से पता चल गए हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? नंबर 1, दुख और सुख के बीच का मार्ग। नंबर 2 है आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग। विकल्प 3 है स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग। विकल्प 4 है न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। समझ रहे हैं? और ये मध्यम मार्ग को मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। प्रतिपद, इसको मीन पाथ कहते हैं, मीन पाथ कहते हैं। और हमारे यहाँ 2 तरह की अतियां हैं। एक अति है शाश्वतवाद की, अतिवादी विचार है, शाश्वतवाद है। दूसरा उच्छेदवाद। शाश्वतवाद कहता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो सदैव बनी रहती है। उच्छेदवाद कहता है कि उसका अंत होता है। अगर हम शाश्वतवाद मानेंगे तो हम वस्तु का क्षरण देखते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर उच्छेदवाद मानेंगे तो वस्तु का अस्तित्व होता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसके बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना है तो अतिशय हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। अतिशय माने अत्यधिक क्या? सुख के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और अतिशय दुख के प्रति भी अतिशय दुखी नहीं होना चाहिए, अतिशय दुखी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको अधिक काम भोग और अधिक काया क्लेश में नहीं पड़ना चाहिए, उसके बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके संबंध में बुद्ध के जीवन में एक घटना है। बुद्ध जब बोध गया में तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ में 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे, और उन लोगों ने तपस्या, बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। लेकिन बीच में हुआ क्या कि एक वणिक की पुत्री ने गौतम बुद्ध को खीर दिया, तो गौतम बुद्ध ने खीर का सेवन किया। तो उन 5 ब्राह्मणों को लगा कि बुद्ध जो है कठिन तपस्या के मार्ग से विरत हो गए हैं, और उनको छोड़ करके सारनाथ चले गए। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्रथम उपदेश अपना उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सारनाथ मृगदाव या ऋषिपत्तनम में दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए? तो इसमें अतिशय भोग भी नहीं चाहिए, अतिशय काया क्लेश भी नहीं चाहिए। विकल्प 4 देखिए, यह चीज दिया गया है, इसलिए विकल्प 4 इसका सही है। और आगे समझ लेते हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद कहते हैं। यह दोनों अतिवादी विचारधाराओं, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का निषेध है। बुद्ध का मध्यम मार्ग अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के समान है। गोल्डन पाथ की बात अरस्तु करते हैं। अपने प्रथम उपदेश में उन्होंने अतिशय आसक्त तथा काया क्लेश दोनों का विरोध किया। अपने प्रथम उपदेश में उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था, संसार में 2 अतियां हैं, इनमें धार्मिक व्यक्ति को बचना चाहिए। प्रथम, सुख में पूरी तरह लिप्त होना, यह निम्न, अयोग्य, अपवित्र,
अनैतिक और अवास्तविक है। सुख में पूरी तरह जो है अगर संलग्न हो रहे हैं तो ये बातें हैं। क्या क्या है? निम्न, अयोग्य, अपवित्र, अनैतिक और अवास्तविक है। दूसरा, काया क्लेश का जीवन, यह भी अंधकारपूर्ण, अयोग्य तथा मिथ्या है। तथागत ने इन दोनों से परे होकर मध्यम मार्ग की खोज की, जो नेत्र तथा मस्तिष्क को प्रकाशित करता है, शांति, ज्ञान, संबोधि, निर्वाण की ओर ले जाता है। समझ गया? मध्यम मार्ग क्या करता है? नेत्र और मस्तिष्क को प्रकाशित करता है तथा शांति, ज्ञान, संबोध और निर्वाण की ओर ले जाता है। अब समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। धमेक स्तूप स्थित है। विकल्प 1 है सांची में, विकल्प 2 है भरहुत में, विकल्प 3 है सारनाथ में, विकल्प 4 है झांसी में। महापरिनिर्वाण सूत्र एक पुस्तक है, महापरिनिर्वाण सूत्र। इसमें कहा गया है जब जो है गौतम बुद्ध ने शरीर त्यागा तो उनकी शरीर धातु पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण विभिन्न राजाओं ने किया। यह बात किसमें कहा गया है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। और फाह्यान, चीनी यात्री फाह्यान यह वर्णन करता है कि अशोक ने जो है इन 8 स्तूपों के अवशेष पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अशोक ने निर्माण कराया। उसमें से एक है धमेक स्तूप, जो सारनाथ में है। उसको पढ़ते हैं सारनाथ का धमेक स्तूप। समझ गए? और सारनाथ कहाँ है? बनारस में है। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इसमें देखिए विकल्प नंबर 3 क्या है? सारनाथ है। समझ गए? ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट पीजीटी पर वर्ष 2009 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, और क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? नंबर 1 स्तंभ है, नंबर 2 चैत्य है, नंबर 3 स्तूप है, नंबर 4 गुहा कला है। देखो इन सब स्तंभ भी हैं अशोक के समय में, मौर्य समय में चैत्य भी हैं, स्तूप भी हैं और गुहा कला भी है। लेकिन इसमें जो है सबसे अच्छा नमूना आपको मिलेगा स्तंभ का, इसलिए विकल्प 1 पिलर का, रॉक पिलर का मिलेगा, इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। आइए देखते हैं। मौर्य युगीन स्तंभ वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अशोक स्तंभ जो है वास्तु तक्षण दोनों ही दृष्टियों से, वास्तु तक्षण माने मूर्ति, दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं। अभी आगे हम लोग चलेंगे तब ये क्लियर होगा पूर्ण स्वतंत्र से क्या मतलब है। जब ईरानी स्तंभों से इसकी तुलना करेंगे तब क्लियरिटी आएगी। बिना अवलंब के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, ये पाषाण शिल्प और तकनीक की अद्भुत कहानी कहते हैं। हालांकि इतिहासकार हैं पर्सी ब्राउन, स्टीला क्रैमरिस, जॉन मार्शल आदि विद्वान इन स्तंभों को क्या कहते हैं? ईरानी स्तंभों की नकल कहते हैं। परंतु इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभ में निम्नलिखित अंतर दिखाई पड़ते हैं। कुछ अंतर दिखाई पड़ते हैं। ये 2-3 विद्वान हैं, कुछ विद्वान हैं, ये कहते हैं ये क्या है? ईरानी स्तंभों की नकल हैं। ईरान में इस तरह का स्तंभ बनते थे, अशोक ने भी बना लिया, लेकिन दोनों में जो अंतर है वह कुछ और कहानी कहता है, उसको समझते हैं। अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित हैं, मतलब उसमें जोड़ा नहीं गया है, एक ही पत्थर को काट करके ले जाए, जबकि ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों को जोड़कर बनाया गया है।
एक पाषाण खंड इतनी ऊंचाई पर, आगे की ऊंचाई पर, आगे की ऊंचाई पर अलग अलग बने हुए हैं। अगली बात, ईरानी स्तंभ नालीदार हैं, बीच में मतलब उनमें होल है पूरा, जबकि अशोक के स्तंभ सपाट हैं। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर पतले होते गए हैं, मतलब ऐसे होते गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ की चौड़ाई ऊपर से नीचे तक बराबर है। समझ गए? ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं, जबकि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में, जो हम बात कर रहे थे, स्वतंत्र मतलब खुले स्थान पर उनको स्थापित किया गया है। जबकि ईरानी जो स्तंभ है वो कहां पर है? घरों में लगाए गए, भवनों में लगाए गए हैं। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है। अशोक के जो स्तंभ भी दिखाएंगे चित्र आपको, वहां पर ऊपर पशुओं की आकृति है, और ईरानी जो स्तंभ है वहां पर मानवाकृति है, मनुष्यों की आकृति है। ये डिफरेंस है। फिर कहते हैं चलो ये नहीं मानते हैं तो पालिश तो उनकी जिस तरह से की गई है अशोक के स्तंभों की, उससे पता चलता है कि वो ईरान के हैं। स्तंभों के शीर्ष भाग को घंटा कहा गया है, परंतु भारतीय विद्वानों के अनुसार यह पूर्ण घट या अवांग मुख कमल है, जो बाहर की ओर लहराती हुई कमल की पंखुड़ियों से ढका है। बाहर अवांग मुख कमल माने कमल का फूल ऐसे होता है, उसको उल्टा रखा गया, अवांग मुख। स्पूनर का कहना है कि स्तंभों की पालिश की कला ईरान से ग्रहण की गई। स्पूनर महोदय कहते हैं कि इनकी जो पालिश की कला है वो कहां से ग्रहण की गई है? ईरान से ग्रहण की गई है। तो उसका जवाब देते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं आप स्तंभ सूत्र देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, पालिश करने संबंधी विधियों का उल्लेख है। ऐसे में यह भारत में पहले से ही प्रचलित था। समझ गए? अशोक के स्तंभों को दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक स्तंभ वैसे हैं जिन पर धर्मलिपियां खुदी हुई हैं, एक स्तंभ वैसे जिन पर धर्मलिपियां नहीं खुदी हैं। जिन पर खुदी उन्हें कहते हैं लेख युक्त स्तंभ, जो बिल्कुल सादे हैं उनको कहते हैं लेख विहीन स्तंभ। ये देख लेते हैं कौन कौन से स्तंभ लेख युक्त हैं, कौन कौन से लेख विहीन हैं। अभी चित्र में उसको देखेंगे कैसा होता है। प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रुमिंदेई, निगलीवा, सांची, रामपुरवा जो सिंह शीर्ष है, सांची, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, सारनाथ, सांची दो बार हो गया है। लेख विहीन कौन कौन से हैं? कौशाम्बी का शीर्ष विहीन, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष, ये लेख विहीन है। वैशाली या बसाड़ का, संकिसा का जिस पर हाथी है स्तंभ। अशोक के स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। यह लाइन क्यों है? क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा गया है अशोक के जो स्तंभ है किससे बने हैं, उसमें लिखा है लाल बलुआ पत्थर, या लिखा है चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। और ये लेख युक्त और लेख विहीन दोनों हैं। सभी स्तंभों पर चमकदार पालिश है। ये 30 से 40 फीट लंबे और एकास्मक हैं। एकास्मक मतलब एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। अशोक का पहला स्तंभ है कोल्लुहा स्तंभ, यह वैशाली में है, बिहार के। पहला स्तंभ कौन सा है? कोल्लुहा स्तंभ है जो वैशाली बिहार में। जबकि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में कराया। रुमिंदेई स्तंभ 21 फीट सबसे छोटा, अगर पूछे परीक्षा में तो अशोक का कौन सा स्तंभ सबसे छोटा है, रुमिंदेई विकल्प में लगाना है, 21 फीट का है। अशोक के सभी स्तंभों में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में है। ध्यातव्य है कि चीनी यात्री फाहियान ने कुम्भहार पटना के स्तंभ को जम्मू स्तंभ की संज्ञा प्रदान की। प्रश्न में पूछे जम्बू स्तंभ किसको कहते हैं, तो कुम्भहार पटना का जो स्तंभ है उसको कहते हैं। अशोक के स्तंभों के रचना विन्यास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है।
एक होती है लाट। लाट माने एकास्मी पत्थर गोलाकार है जो नीचे से ऊपर की ओर पतला होता गया है, इस पर कोई अलंकरण नहीं है। दूसरा होता है शीर्ष भाग। यह अगला यह अलग पाषाण खंड से निर्मित है जिसे तांबे की कील द्वारा लाट से जोड़ा गया है। शीर्ष भाग की चौकी या फलक चौकोर या गोल है। इसके चारों ओर धर्म चक्र अथवा पक्षियों या पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। फलक के ऊपर पशु मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे तब क्लियर होगा। देख रहे हैं, यह है अशोक का एक स्तंभ। इस स्तंभ में देखिए, इस वाले भाग को कहते हैं लाट, क्लियर, और इस वाले भाग को कहते हैं शीर्ष। अब देखिए, इसमें देखिए एक मेखला है, और ये देखिए ये जो अवांग मुख माने उल्टा कमल, अवांग मुख कमल की बात नहीं हो रहे थे, यही है अवांग मुख कमल। और ये देखिए इसके ऊपर एक गोलीकार अलंकरण है, और इसके ऊपर ये है चौकी या फलक। ये चौकी या फलक है, और ये है पशु आकृतियां हैं, और पशु आकृतियां विभिन्न पशुओं की हैं। अब इस चित्र में देखिए, जो बगल का चित्र है इसको थोड़ा और क्लियर किया गया है। ये देखिए यहां से लिया है, ये वाला अवांग मुख कमल। ये देख रहे कमल का फूल बनाया गया है, उल्टा नहीं देख रहे हैं, ये पंखुड़ियां बनाई गई हैं ना। ये देखिए मेखला बनाई गई है, ठीक। और ये देखिए इस पर ये है आपकी चौकी, इसी की बात हो रही थी। और यहाँ ऊपर आप जाएंगे तो पशु आकृतियां आएंगी। यह बात अभी हम लोग समझ रहे थे। इसके बाद हम लोग ये बात कर रहे थे उनके जो पशु आकृतियां हैं उसमें हाथी की आकृति मिली है, बैल की आकृति मिली है, सिंह की आकृति मिली है। तो ये देखिए ये रामपुरवा के बैल वाली आकृति है जो स्तंभ के ऊपर में पाई गई है। एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जो लेख युक्त स्तंभ हैं, ये देखिए लिखे गए हैं ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। अब थोड़ा सा समझा जाए कि कौन कौन सी पशु आकृतियां उसमें प्राप्त हुई हैं। अशोक के स्तंभ शीर्ष पर स्थापित पशु आकृतियां, ये परीक्षा में पूछता है कि घोड़ा कहां पर मिला। रुम्मनदेही स्तंभ में क्या है, घोड़ा बना हुआ है। संकिसा में हाथी बना है, रामपुरवा में वृषभ बना है, बसाड़ में सिंह बना है, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह बना है। ये परीक्षा में यही दे देगा और इससे कहेगा मिलाइए किसमें घोड़ा, किसमें हाथी है, किसमें वृषभ है, किसमें सिंह है। इसके लिए आपको बताया लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ की चौकी पर दाना चुंगते हुए हंसों को उत्कीर्ण किया गया है, ये भी आप जाने। सारनाथ स्तंभ शीर्ष, जो सारनाथ स्तंभ का शीर्ष है उसमें पीठ सटाए 4 सिंह, और सिंहों के नीचे की फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं जो लघु धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। और धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। इसी फलक पर गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियां हैं। एक किसी परीक्षा में पूछा गया है वो जो फलक है उस पर कौन कौन से हैं, गज, अश्व, बैल और सिंह, कहां, सारनाथ पर। ध्यातव्य है सारनाथ स्तंभ के चारों ओर सिंहों के शीर्ष पर एक चक्र बना है जिसमें 32 तीलियां बनी हैं जो महाधर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में इसे चतुष्पद पंक्ति क्या कहा गया है, चतुष्पद पंक्ति कहा गया है। समझ रहे हैं। अब समझते हैं जो गज, अश्व, बैल और सिंह बने हैं सारनाथ में उसके क्या मतलब है। गज क्या है, किसका प्रतीक है,
बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक। बैल है बुद्ध के जन्म या राशि का प्रतीक। अश्व है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। सिंह है बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय होने का प्रतीक। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञातव्य है कि चतुर्सिंह शीर्ष सारनाथ तथा सांची 2 स्थानों पर बनाए गए थे। जो पशु आकृतियां उसमें 4 जो क्या बना दिए गए हैं, सिंह बना दिए गए हैं, जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। समझ गए? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न संख्या है 6। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? विकल्प 1 है मौर्य युग, विकल्प 2 है कुषाण युग, विकल्प 3 है गुप्त युग, विकल्प 4 है सातवाहन युग। अभी जस्ट हम लोगों ने 2009 का किया था, वहां से व्याख्या लीजिए। इसमें गुप्त युग है जिसको स्वर्ण युग, पेरिक्लीन युग और क्लासिकल युग कहा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 2009 की तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 64 या 2002 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 75, इन सब पे जाके देखिए, वहां आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। विकल्प 1 इतरे, विकल्प 2 है कवस एलूथ, 3 है महावीर स्वामी, 4 है कपिल। भारतीय परंपरा में षड दर्शन की परंपरा आपने सुना होगा, और इन षड दर्शन में कौन कौन सा आता है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। समझ में आए? ये 6 दर्शन है, इनको क्या कहते हैं? षड दर्शन कहते हैं। अब इसमें से पूछा है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे, कपिल मुनि थे, इसलिए विकल्प 4 इसका करेक्ट विकल्प है। अब आगामी परीक्षा को ध्यान रख, हमें क्या करना है, शेष 5 और जो दर्शन हैं षड दर्शन में, उनके प्रणेता कौन है उनको जान लेना जरूरी है। इसके लिए देखिए दर्शन और उनके प्रवर्तक टेबल। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम अच्छपाद, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बादरायण या व्यास। संख्या जो है कितनी है? 8 है। वस्त जनपद की राजधानी कहाँ थी? विकल्प 1 है विराटनगर, विकल्प 2 है शक्तिमती, विकल्प 3 है इंद्रप्रस्थ, विकल्प 4 है कौशाम्बी। हम लोग पढ़ते हैं षोडश महाजनपद ना, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, गणराज्य के बारे में ना। इसके लिए हमको कहाँ से मिलता है जानकारी? एक बौद्ध ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है ना, वो आप जानते हैं। अगला है, पूछ रहा है कि वत्स जनपद की राजधानी, तो इसको आप पहले समझ लो कहाँ से मिलता है। अंगुत्तर निकाय से, जो बौद्ध ग्रंथ है, और ये भगवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ है। दोनों में 16 जनपदों के बारे में जानकारी है। 3-4 नाम हैं जो आगे पीछे हैं, लेकिन सबसे प्रमाणित जो जानकारी मानी जाती है अंगुत्तर निकाय की मानी जाती है। परीक्षा में कभी कभी दोनों विकल्प दे देते हैं, कभी कभी अंगुत्तर निकाय को ही देते हैं। इसमें प्रश्न है कि वत्स जनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इसमें देख रहे हैं विकल्प 4 में क्या दिया गया है? कौशाम्बी। अगली बात हमको ये जानना चाहिए कि वर्तमान में जो उस समय वत्स जनपद था
वो वर्तमान में कहाँ कहाँ विकसित था। ये जो प्रयागराज जनपद है, जहां पर आपका गैमेट स्टडी सेंटर भी स्थापित है, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट, इन वर्तमान के जनपदों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वत्स महाजनपद या वत्स जनपद जो था। और महाभारत से पता चलता है एक कि हस्तिनापुर के राजा थे, निचच्छु। जब हस्तिनापुर गंगा नदी में प्रवाहित हो गया, बह गया, तब निचच्छु ने क्या किया, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। और जब बुद्ध थे उस समय यहाँ का जो राजा था वो था उदयन, और ये था पौरव वंश का, पौरव वंशीय। परीक्षा में पूछा गया है किस वंश के थे उदयन, तो उत्तर क्या आएगा, पौरव वंशी थे, उदयन थे यहाँ के राजा। यहाँ पर घोषिताराम विहार के बारे में आपने सुना होगा। घोषिताराम विहार यहीं कौशाम्बी में था, जिसे उदयन ने बौद्ध संघ को दान दिया था। और कौशाम्बी का महत्व है कि प्राचीनतम प्रोटो अर्बन साइट है। कौशाम्बी का महत्व ये है कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के केंद्र में रहा है। जैन और बौद्ध धर्म के बहुतायत यहाँ पर उदाहरण आपको मिलते हैं। आप उत्तर समझ गए हैं। और जानना है तो प्लेलिस्ट पीजीटी पे जाइए, वर्ष 2003 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए। वहां पर टेबल बना करके 16 महाजनपद के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। विकल्प 1 है चंदेल, 2 है प्रतिहार, 3 है चौहान, 4 है परमार। ये अभी जस्ट हम लोगों ने 2009 का किया था, उसमें ये प्रश्न आया है। और इसमें उत्तर विकल्प 2 सही है। प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज। इनके प्रयासों से हर्ष के बाद उत्तर भारत को राजनीतिक सूत्र में बांधा गया। समझ रहे हैं, इसलिए इसमें विकल्प 2 सही है। और इसके लिए आपको क्या करना है, फिर प्लेलिस्ट में जाना है, वर्ष 2009 की तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 56 पर, वहां पर आपको फिर से देखना है, क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है संख्या 10, सूची 1 का फर्स्ट का सूची सेकंड से कीजिए मिलान और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य। सूची बी में शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत दिया गया है। अब आपको ये समझना है। तो पहला क्या है, रामानुज। रामानुज का कौन सा है, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत किसमें है, 4 में, ये है ना। अगला है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य कैसे थे, द्वैतवादी थे, तो इसमें देखिए 3 में है। निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवादी थे, ये देखिए 2 में है, 2। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवादी थे, नंबर 1 में है। तो ऐसा विकल्प जिसमें 4 3 2 1 हो, ऐसा विकल्प जिसमें 4 3 2 1 हो, ये देखिए 4 3 2 1 ना, किसमें है, विकल्प नंबर 1 में। इसलिए यही इसका करेक्ट विकल्प है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। आइए इसको और देख लेते हैं कि शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की है। इन सब बातों को देख लेते हैं एक टेबल के माध्यम से, ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़े। एक संप्रदाय है और मत है, दूसरा संस्थापक। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और इनका संप्रदाय था, ये भी परीक्षा में पूछता, स्मृत संप्रदाय। समझे। अगला है रामानुजाचार्य, अभी बात हुई थी, विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। इनका संप्रदाय क्या है, श्री संप्रदाय।
ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ये है ब्रह्म संप्रदाय इनका है। निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, सनक संप्रदाय, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है सनक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन रहे हैं। विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के, और इनका संप्रदाय क्या था, रुद्र संप्रदाय, समझ गए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या था, अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, और इनका संप्रदाय था मध्य गौड़ीय संप्रदाय। ये आप देख कर जाइएगा, यहां से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होने पाएगा, समझ गए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 है, अलवरों ने किसके भक्त गीतों को लोकप्रिय बनाया। विकल्प 1 शिव, 2 विष्णु, 3 वासुदेव, 4 सूर्य। दक्षिण में जब भक्ति का विकास हुआ, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन या भक्ति वह 2 रूपों में थी। एक विष्णु को आराध्य मानती थी, दूसरे वह संत थे जो शिव को आराध्य मानते थे। जो विष्णु को आराध्य मानते थे वह भक्त गीतों में विष्णु का वर्णन करते थे, जो शिव को आराध्य मानते थे वह भक्त गीतों में शिव का वर्णन करते थे। विष्णु का आराध्य मानने वाले संतों को आलवर कहा गया। क्या कहा गया, आलवर कहा गया या अलवर कहा गया, और शिव को मानने वाले संतों को नाय नार कहा गया, नाय नार कहा गया। तो कई बार ये पूछता है कि अलवर किससे संबंधित है, यहां देखिए विष्णु से। ये कह रहा किसके भक्त गीतों को लोकप्रिय किया, तो विष्णु के भक्त गीतों को लोकप्रिय किया, समझ रहे हैं। और शिव के गीतों किसने लोकप्रिय किया, नायनारों ने। पूछता अलवर किसके हैं, नायनार किसके हैं, ये उत्तर आप यहां से दे लेंगे। आइए थोड़ा अलवरों के बारे में और बेहतर समझ लेते हैं। तमिल देश में वैष्णव धर्म का प्रचार मुख्यतः आलवर संतों द्वारा किया गया। आलवर संतों ने विष्णु भक्त गीतों को लोकप्रिय बनाया। आलवर शब्द का अर्थ है अंतर ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। आलवरों की संख्या 12 है। इसमें देखिए नाम जानते हैं, क्योंकि पूछ देता है कि ये कौन से संत हैं। आलवर हैं कि नायनार, भूत योगी भूततार, सरोयोगी पोयगई, महायोगी पेय, भक्तसार तिरु मिलसई, परांकुश मुनिया सणकोड़, नामलवार, मधुर कवि, कुलशेखर माने पेरुमाल, विष्णुचित्त पेरीय, गोंदा, अंडाल, एकमात्र महिला थी, भक्त घृण तोंडर अड़िपोडी। ये है 12। अब थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ 11, 10 वहां तक था। 11 योगिवाह तिरुप्पान, परकाल तिरुमंगई, इनका आविर्भाव 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य। प्रारंभिक अलवर संतों में पोएगई, पोडी और पे के नाम मिलते हैं। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, प्रारंभिक अलवर संत कौन थे। पोएगई, पोडी और पे के नाम मिलते हैं। पोएगई, पोडी और पे प्रारंभिक अलवर संत थे जो क्रमशः कांची, मल्लई और मलयापुरम में निवास करते थे। तिरुमलिसई जो संभवतः पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में थे, वो अलवर संत जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय थे, वो कौन थे, तिरुमलिसई। तिरुमंगई ने अपने भक्त गीतों के माध्यम से जैन बौद्ध धर्मों पर आक्रमण करते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अंडाल एकमात्र महिला साध्वी थी जिनके भक्त गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाह्यान भारत आया था। विकल्प 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 है हर्षवर्धन, 3 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 4 है कनिष्क।
फाहियान चीनी यात्रियों में देखिए फाहियान, ह्वेनसान, इन सब का नाम इत्सिंग बहुत प्रसिद्ध है। इसमें फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान आए थे, गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इन्हीं के समय आए थे। 399 से 414 ईस्वी तक रहे, लगभग 15 वर्षों तक रहे हैं। इन्होंने जो है, इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, विशेष करके विनय पिटक के मूल पाठ का अध्ययन करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने जो है सामाजिक, धार्मिक, अन्य स्थितियों का भी वर्णन किया है, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय के समय भारत आया। यात्रा काल 399 से 414 अर्थात 15 वर्ष। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? फू कौ की। फू कौ की, फिर से फू कौ की में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया। इनकी भारत यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन, विशेषकर विनय पिटक को ढूंढने और उसकी मूल प्रति का अध्ययन करने के लिए आए थे, विनय पिटक। फाहियान का जन्म चीन के शांसी प्रांत के बुयांग नामक शहर में हुआ था। उसका मूल नाम कभी परीक्षा में पूछ लेगा, फाहियान का मूल नाम क्या था? तो कुंड। क्या लिखा है? कुंड लिखा है। फाहियान उनका धार्मिक नाम था। चीनी भाषा में फाहियान का मतलब होता है धर्माचार्य, समझ गए? मूल नाम कुंड था और उन्होंने चीनी भाषा का नाम धर्माचार्य ग्रहण किया, जिसका मतलब होता है फाहियान। फाहियान ने अपना यात्रा विवरण बौद्ध राज्यों का अभिलेख नाम से लिपिबद्ध किया, जिसे सामान्यतया फाहियान के यात्रा विवरण के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। खोतान के प्रसिद्ध गोमती विहार में महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख फाहियान ने किया। प्रश्न बनता है कि खोतान के गोमती विहार में 10,000 महायानी भिक्षुओं, महायान संप्रदाय के भिक्षुओं को उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने। उसने पेशावर या पुरुषपुर स्थित कनिष्क निर्मित चैत्य को देखा और उसे सर्वोत्तम कहा। यहां भी कौन से चैत्य को देखा था पूछता है। वह नगर हाल स्थित बुद्ध के दंत पगोड़ा का भी उल्लेख करता है। उसने अफगानिस्तान में निवास करने वाले हीनयान और महायान संप्रदाय के 3,000 भिक्षुओं के बारे में वर्णन किया है। फाहियान 2 बार सिंधु नदी पार किया, दूसरी बार वह पंजाब पहुंचा। पंजाब के बाद वह मध्य देश आया। यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था, किंतु चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता है। कहीं भी अपनी पुस्तक में किसी भी जगह पर चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं करता है। फाहियान 3 बार पाटलिपुत्र गया। यहां से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को देख करके, मौर्य काल के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके महल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। वो देव निर्मित है कहा। वो महल इतना सुंदर है, इतना भव्य है कि वह देव निर्मित है। उसने मध्य देश के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसने कपिल वस्तु और कुशीनगर को उजड़ा पाया। एक बार परीक्षा में पूछा गया है किसने जो है कपिल वस्तु और कुशीनगर को उजड़ा पाया? फाहियान है। वह श्रावस्ती के जेतवन विहार की प्रशंसा करता है और उसे सुवर्ण उपवन कहता है। सोने का उपवन है, गोल्डन गार्डन है। यह बात कौन करता है? फाहियान करता है। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? विकल्प 1 है 4 वर्गों में, 2 है 6 वर्गों में, 3 है 8 वर्गों में, 4 है 7 वर्गों में। मेगास्थनीज की पुस्तक क्लियर हो गई, इंडिका है, उसमें 7 वर्गों में बताता है। इसमें कौन कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, योद्धा या सैनिक, पशुपालक या ग्वाले या अहीर, पशुपालक हो गए,
शिल्पी या कारीगर हो गए, निरीक्षक, सभासद या मंत्री, ये हो गए। इनमें सबसे अधिक संख्या किसकी थी? मैक्सिमम कृषक की, कृषक सबसे ज्यादा थे बताता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन थे? योद्धा या सैनिक थे, और दार्शनिक संख्या में कम थे, लेकिन इनका भी महत्व था। आइए इसको देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 जातियों को उल्लेख किया, जो क्रमशः है, देखिए, दार्शनिक और कृषक, योद्धा या सैनिक, पशुपालक या ग्वाले, कारीगर या शिल्पी, निरीक्षक, सभासद या मंत्री हैं। मेगास्थनीज को पहली जाति दार्शनिकों की और अंतिम किसकी है? मंत्रियों की ना। पहली देखिए दार्शनिक है, अंतिम किसकी है? मंत्री की। संख्या में सर्वाधिक कौन है? कृषक हैं। उसके बाद कौन है? योद्धा हैं। यद्यपि दार्शनिक संख्या में कम थे, तथापि इनका समाज में बहुत महत्व था। मेगास्थनीज ने एक बात और कही भारतीय समाज के बारे में, जो बहुत उपयोगी है जानना, कि दासता नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। यह बात मेगास्थनीज कहता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में दासता नहीं थी। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? 1 है चंदेल, 2 है पाल, 3 है सोलंकी, 4 है परमार। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर जो है गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के चालुक्य, चालुक्य नहीं, चालुक्य या सोलंकी, इन्हें सोलंकी भी कहते हैं। सोलंकी शासक थे, राजा थे, सोलंकी शासक थे। भीम प्रथम, भीम प्रथम के मंत्री विमल ने बनवाया था। अब विकल्प में देखिए क्या है? सोलंकी विकल्प नंबर 3 में, यह विकल्प आपका सही हो गया 3। और इसमें 5 मंदिर प्रमुख हैं। ये जो मंदिर हैं ये सब जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। किसके हैं? इसमें जैन तीर्थंकर हैं। जैसे कौन कौन से हैं? एक है विमल वसाही मंदिर, विमल वसाही मंदिर है। लूना वसाही मंदिर है। पीडथ कल का मंदिर है। उसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर है। उसके बाद महावीर स्वामी मंदिर है। इस तरह के मंदिर हैं। अब सभी मंदिर किससे संबंधित हैं? जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। समझ रहे हैं? आपने ये समझा? इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2004 में। प्लेलिस्ट में जाइए, दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 35 पर इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिताक्षरा का रचयिता था चंद्रेश्वर, नंबर 2 विज्ञानेश्वर, विकल्प नंबर 3 हेमचंद्र, विकल्प नंबर 4 क्या है? धर्मपाल। ये मिताक्षरा है क्या? मिताक्षरा है एक विधि ग्रंथ है, विधि शास्त्र पर है ग्रंथ है। और ये है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। और इस टीका को लिखा है किसने? विज्ञानेश्वर ने। ये देखिए विकल्प 2 में आपको दिखेंगे, विज्ञानेश्वर इन्होंने लिखा है। और ये थे कौन? ये थे चालुक्य शासक, कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खस्ट, विक्रमादित्य 6th, विक्रमादित्य
सिक्स्थ के जो है क्या थे, मंत्री थे। समझ रहे हैं? एक ग्रंथ किस पर है? विधि शास्त्र पर है, न्यायशास्त्री थे। विकल्प 2 आपको मिल गया सही विकल्प। आइए आगे देखते हैं। विघ्नेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1226 के मंत्री थे। एक महान न्यायशास्त्री थे। इन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखी, जो विधि शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ था। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? विकल्प 1 रावी है, विकल्प 2 है सतलज नदी, विकल्प 3 है सिंधु है, 4 है चिनाब। मांडा कहां पर है? मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू के अखनूर में, अखनूर में। और यह चिनाब नदी के किनारे पर है। समझ रहे हैं? कहां पर है? चिनाब नदी के किनारे पर है। ये देखिए विकल्प 4 देखिए, चिनाब नदी है, इसको सही कर लीजिए। और इसकी खोज जो है 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने किया था। मधुबाला और जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और एक तथ्य मांडा के बारे में और महत्वपूर्ण है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। सबसे उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा था। समझ गए? सिंधु संस्कृत संबंधित स्थल मांडा जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी के दाहिने किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने किया। यह सबसे उत्तरी स्थल था। यहां से एक महत्वपूर्ण बात और जानिए, प्राग के विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। यहां से हड्डी के नुकीले बाणाग्र, बाण के अग्रभाग मिले हुए हैं। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 17 जो अगेन हड़प्पा से है। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? विकल्प 1 है आर.डी. बनर्जी, 2 है दयाराम साहनी, 3 है मैके, 4 है मार्टिमर व्हीलर। देखिए हड़प्पा के जो टीले हैं 1926 में हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? सबसे पहले उल्लेख किया था हड़प्पा के टीलों का। उसके बाद जब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने, महानिदेशक डायरेक्टर बने जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने आरंभिक खुदाई कराई, आरंभिक उत्खनन करवाया। कहाँ का? हड़प्पा का। इसलिए विकल्प 2 इसमें दयाराम साहनी करेक्ट हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख है 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853-1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाया। फ्लीट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन कराया गया। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स तथा मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। आरंभिक तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया, बाद में माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन किया गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कहां पर है? मोंटगोमरी में। अब विकल्प में आधुनिक वहां पर कौन सा है जिला? साहिवाल। हो सकता है अगर मोंटगोमरी नहीं देता तो साहिवाल को जानिए, और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। समझ गए? ये भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य है, उसको जानते रहिए। क्वेश्चन है नंबर 18, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था?
विकल्प 1 हस्त कुठार, 2 है सल के बने फलक, 3 है हड्डी के औजार, 4 है इनमें से कोई नहीं। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार था हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार या हाथ वाली कुल्हाड़ी, इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार हैंड एक्स था। यह एक मोटे पत्थर से बनाया जाता था जिसका एक छोर नुकीला एवं धारदार होता था। इसका उपयोग शिकार करने, काटने, खोदने और रक्षा करने के लिए क्लियर है किया जाता था। इसके अतिरिक्त चापर्स मिले हैं, फ्लेक्स भी हैं, स्क्रैबर भी हैं, ब्लेड्स भी हैं। चापर क्या है? चक्की जैसा पत्थर होता था, मांस या लकड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। फ्लेक्स क्या है? नुकीले पत्थर हैं, खुरचने और छीलने के लिए प्रयोग किया जाता था। स्क्रैपर क्या है? करता जानवरों की खाल साफ करने के लिए किया जाता था। ब्लेड्स छुरियां हैं, काटने या शिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विकल्प 1 है निम्न पुरा पाषाण युग, विकल्प 2 उच्च पुरा पाषाण युग, विकल्प 3 नव पाषाण युग, विकल्प 4 है मध्य पाषाण युग। परिष्कृत औजारों का युग नव पाषाण युग को माना जाता है, इसलिए विकल्प 3 इसमें करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन यही है। परिष्कृत औजारों का युग नव पाषाण युग माना जाता है। इस युग में मानव ने पत्थर के औजारों को पहले से अधिक धारदार, पॉलिशदार और परिष्कृत बनाना शुरू कर दिया था। पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियां प्रमुख औजार थीं। इस युग में, नव पाषाण युग में, पहले आपने जाना है कृषि की शुरुआत, पशुपालन और स्थायी निवास का विकास हुआ। विश्व के अन्य भागों में नव पाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 9000 में हुआ, किंतु भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 है सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? नंबर 1 कालीबंगा है, नंबर 2 हड़प्पा है, नंबर 3 धौलावीरा है, नंबर 4 लोथल है। अभी तुरंत हमने वर्ष 2009 में इस प्रश्न को देखा था कि जो है पोर्ट कहाँ था, डाकयार्ड कहाँ पर था, गोदीवाड़ा कहाँ पर था ना, और जहाँ से मिस्र और मेसोपोटामियन सबसे व्यापार होते थे। विकल्प 4 है कि नहीं? इसकी व्याख्या जाकर के आपको देखना होगा। प्लेलिस्ट पीजीटी के वर्ष 2009 के 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 118 में, वहां जाकर आप देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है 21 है तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? प्रश्न का 1 है धर्म है, 2 है राजनीति है, 3 है दर्शन है, 4 व्याकरण है, कविता है। यह भी अभी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। तोल्काप्पियम क्या है? तोल्काप्पियम क्या है? एक पुस्तक है, ये संगम युग की, संगम काल की प्राचीनतम पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक है। इसके रचयिता है तोल्काप्पियर हैं। तोल्काप्पियर क्या है? इसके रचयिता हैं। यह जो है तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र का उच्च कोटि का ग्रंथ है। काव्यशास्त्र माने कविता, इसलिए देखिए विकल्प 4 इसमें दिया हुआ है। व्याकरण व काव्यशास्त्र ही इसका सही उत्तर होगा। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट 2009 में जाना होगा और पीजीटी की दूसरी क्लास की क्वेश्चन नंबर 28 का एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 22 है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची सासाराम का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, चार मीनार, मोहम्मद कुली, कुतुब खां, शाहजहां, अकबर, ये सब दिया है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है जिसको शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। ये देखिए चौथा विकल्प है झील के
एक झील में एक आयताकार चौकी पर यह मकबरा बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने पहले फतेहपुर था और जब गुजरात विजय के बाद उसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा ना। तो इसमें देखिए 3 नंबर पर अकबर हैं। जामा मस्जिद चाहे दिल्ली की हो चाहे आगरा की हो, शाहजहां ने किया था, विकल्प नंबर 2 में है। 4 मीनार है हैदराबाद में, ये देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, विकल्प नंबर 1 है। ऐसा विकल्प इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1 होगा, वह विकल्प क्या होगा, सही होगा। 4 3 2 1 पहले ही मिल गया, पहले विकल्प में है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही विकल्प है। कोई समस्या? अगर समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आपको समुचित और सही उत्तर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता है? विकल्प 1 है शाह मीर, 2 है जैनुल आबादीन, 3 है महमूद, 4 है हसन। तो मध्यकाल में जो कश्मीर का शासक था जैनुल आबादीन, उसको कहते थे महान सुल्तान। क्या कहते थे? महान सुल्तान, जिसका मतलब होता है बुद्ध शाह। ये तो कह रहा बुद्ध शाह कौन है, तो बुद्ध शाह कौन है? जैनुल आबादीन है। ये जो है कुतुब नाम से, कुतुब नाम से कविताएं भी लिखते थे। प्रश्न पूछेगा कुतुब नाम से कविता कौन लिखता था। दूसरा, इन्होंने जो है जजिया इन सबको समाप्त किया था, उदारवादी विचार थे, इसलिए इनको द्वितीय अकबर भी कहते हैं, अकबर भी कहते हैं। इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, इसलिए द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। आइए इनके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं, उनको समझ लेते हैं एक एक करके। जैनुल आबादीन 1420 से 1447 को बुद्ध शाह अर्थात महान सुल्तान कहा जाता था। उसका मूल नाम शाही खां था। अगर कभी परीक्षा में पूछे मूल नाम क्या था, शाही खां। उसकी उपाधियां क्या थी? नायब अमीरुल मोमिनीन, माने खलीफा का नायब, अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। कश्मीर का अकबर या अकबर द्वितीय कहते हैं उदारवादी नीतियों के कारण। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी द्वितीय मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं करता था। वह शिकायतनामा का लेखक था। वृद्धावस्था में जब वह अपने अयोग्य पुत्रों से ऊब गया तब इस पुस्तक की रचना उसने की थी। क्या नाम है? शिकायतनामा। शिकायत किया ना, अपने पुत्रों से ऊब गया। जैनुल आबादीन ने हिंदुओं के प्रति पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के नीति का अनुसरण किया था। उसने जजिया एवं गौवध समाप्त किया था, इसीलिए कश्मीर का अकबर कहते हैं इसको। हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसको इसने हटाया था। जैनुल आबादीन की 2 रानियां हिंदू थी। हिंदुओं को सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। श्रेय भट्ट उसका न्याय मंत्री एवं दरबारी वैद्य था। वह अपराधियों को कारागार में बंद नहीं करता था और न ही प्राणदंड देता था, अपितु वह उनको सरकारी भवन निर्माण विभाग में लगा देता था। समझ गए? सुल्तान ने हीरापुर में बंजारों की बस्ती बसाकर कश्मीर में नमक की आपूर्ति की। पूछेगा किसने बंजारों की बस्ती बसा करके नमक की आपूर्ति की, तो समझ जाइएगा, यहीं से प्रश्न है। जैनुल आबादीन फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। कौन सा सुल्तान था जो फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था? जैनुल आबादीन आएगा। वह संगीत का प्रेमी था। यह सुनकर ग्वालियर के राजा ने उसे 2 दुर्लभ संस्कृत ग्रंथ भेजा था, भेंट किया था। आबादीन ने मुल्ला अहमद से महाभारत, दशावतार एवं राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। मुल्ला अहमद का नाम महाभारत के अनुवाद में आता है।
दशावतार का भी किया था, राज तरंगिणी का भी किया था, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके प्रमुख हिंदू अधिकारियों में बौद्ध मंत्री थे तिलकाचार्य, श्रेय भट्ट, जो उनकी श्रेय भट्ट क्या था, राज वैद्य न्याय हिंदू पुनर्वास मंत्री थे। जोन राज और उनका शिष्य श्रीवर इतिहासकार थे, जो लोहार वंश के शासक के समय, जयसिंह के समय जहां पर राज तरंगिणी को छोड़ा था, उसके आगे जैनुल आबादीन तक इन्हीं दोनों लोगों ने, जोनवर और श्रीवर, जोन राज और श्रीवर ने बढ़ाया था। उत्तसोम, इन्होंने जैन चरित्र लिखा था, जैन चरित्र लेखक थे। इसी समय जोन राज ने राज तरंगिणी का विस्तार कर उसमें जैनुल आबादीन के काल तक का इतिहास लिखा था। किसने? जोन राज ने। यदुभट्ट ने जैन प्रकाश की रचना की, उसे फिरदौसी की शाहनामा कंठस्थ थी यदुभट्ट को। भट्टावतार ने फिरदौसी के शाहनामा की शैली पर जैन विलास लिखा। पूछेगा जैन विलास किसने लिखा? भट्टावतार ने। भट्टावतार ने फिरदौसी के शाहनामा की शैली पर जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास लिखा। सुल्तान अपने अवकाश का समय नीलमत पुराण, गीत गोविंद आदि के अध्ययन और योगाभ्यास में व्यतीत करता था। मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए हेरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेखुल इस्लाम के पद पर उनको प्रतिष्ठित किया। जैनुल आबादीन के समय सर्वप्रथम कश्मीर में तफंग क्या है? एक प्रकार की बंदूक मस्कट है, तफंग एवं आतिशबाजी कला का विकास हबीब के नेतृत्व में हुआ। सुल्तान ने हबीब के सहयोग से बारूद पर प्रश्नोत्तरी शैली में एक पुस्तक लिखा। उससे पहले कश्मीरियों को बारूद का ज्ञान नहीं था। समझ रहे हैं? बारूद का ज्ञान जैनुल आबादीन के समय हुआ। आबादीन ने बुलर झील पर जैन लंका बसाया, एक द्वीप बसाया, आर्टिफिशियल आइसलैंड बताया, कृत्रिम द्वीप बसाया, जिसका नाम क्या था? जैन लंका। परीक्षा पूछा जैन लंका किसने बसाया था? इसी पर उसने अपने महल एवं मस्जिद का निर्माण कराया। उसने डल झील में रूपलंका और सोन लंका नामक झील बनवाई, द्वीप बनवाया डल झील में। उसी ने श्रीनगर में जैनकदाल नामक लकड़ी तथा ईंट गारे का पुल बनवाया। श्रीनगर का जो पुल है जैनकदाल आबादीन ने बनवाया था। सुल्तान ने कागज निर्माण सीखने के लिए 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा। उसने कश्मीर में लोगों को कागज बनाने और जिल्दसाजी कला सीखने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किए। समझिए, सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि प्रत्येक विदेशी जो ऐसी कला जानता हो जो कश्मीर में अज्ञात हो, उसे देश छोड़ने से पहले कम से कम 2 व्यक्तियों को उस कला के बारे में पारंगत करना पड़ेगा। आबादीन ने अपने राजदूत कहाँ कहाँ भेजे? देखिए, बहलोल लोदी, महमूद बेगड़ा, ग्वालियर के शासक मान सिंह, खुरासान के सुल्तान अबू सईद और मिर्जा शाहरुख के दरबार में भेजा था। और मिर्जा शाहरुख ने तो बहुत से उपहार भी भेजे थे। अब आइए अगला प्रश्न है 24। भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावोली का क्या अर्थ है? तैयार अनाज का अल्पभाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, विकल्प 2। विकल्प 3 भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। भावोली क्या था? अनाज का अल्पभाग, एक गल्ला, बटाई, इन सब का एक पार्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें विकल्प 1 तैयार अनाज का अल्पभाग है। आइए समझ लेते हैं। भावोली जिसे बटाई या गल्ला बख्शी के नाम से जाना जाता है, मुगल काल के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली फसल बंटवारे की एक प्रणाली थी। इसमें उत्पादित उपज को हिस्सों में बांटना शामिल था। आमतौर पर 3 हिस्सों में से एक हिस्सा राज्य को जाता था। किसान अपना हिस्सा नगद या वस्तु के रूप में देने का विकल्प चुन सकता था। जो अल्प मात्रा किसान को मिलती थी उसी को भावोली कहा जाता था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 25 है, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? विकल्प 1 अकबर, विकल्प 2 है जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 औरंगजेब है विकल्प बनेंगे। मुगल काल में चित्रकला का जो स्वर्ण काल था
वो था किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, एक बात। दूसरी बात, जहांगीर की खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी चित्रकला में। वह अपनी पुस्तक जो है तुझु के जहांगीरी में इसका विवरण भी करता है। वो तो कहता इतना पारंगत हो गया था कि इस चित्र को अगर 3-4 कलाकार मिलकर बनाए हो तो हर कलाकार के बारे में बता सकता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो। उसी के समय में मंसूर थे। इन्हें जो है जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है अस्र युग का दुर्लभ। इसका मतलब क्या होता है? युग का दुर्लभ। और माधव भी उन्हीं के समय का रहा, जहांगीर के समय में, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। इसकी व्याख्या को समझा जाए। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की। पूछेगा किसने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की? जहांगीर ने। कहां पर की? आगरा में की। किसके नेतृत्व में? अकारिजा के। जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकारों में कौन से? फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मुराद, तुलसी, गोवर्धन, मनोहर, माधव, अबुल हसन थे। देख रहे हैं सबके नाम। अबुल हसन जहांगीर का सर्वाधिक प्रिय चित्रकार था। अगर पूछे सर्वाधिक प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। उसको उपाधि कौन सी दी? नादिर उल जमा। किसकी उपाधि थी? नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। माधव ने जहांगीर के आदेश पर शिकार, प्रकृति और दरबार के चित्र बनाए। कुछ विद्वानों के अनुसार उसने तुजु के जहांगीरी में चित्रांकन भी किया था, हालांकि उसका नाम सीमित चित्रों में ही है। माधव के बारे में समझ गए। जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर, ये प्राकृतिक विषयों के लिए है। जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्र युग का दुर्लभ की उपाधि दी। सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ था मंसूर मुगल चित्रकला के समय। उसके द्वारा जेबरा का चित्र, बंगाल का अनोखा पुष्प, नील गाय, ट्यूलिप पुष्प, बाज का चित्र, साइबेरिया का सारस, इन सब का चित्रण मंसूर ने किया था। एक और चित्रकार जिसको बाहर भेजा गया था, बिशनदास, छवि चित्र विशेषज्ञ था। ये प्राकृतिक चित्र थे, तो छवि चित्र। जहांगीर ने 1619 में अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा। फारस भेजा था कि शाह अब्बास और उनके परिवार का चित्र बना कर लाइए, तो वहां पर बिशनदास खान आलम के साथ गया था और चित्र बना करके लाया भी था। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने आज पीजीटी 2010 में जो परीक्षा हुई थी इतिहास की, उसके जो है शुरू के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? आप पूरी क्लास में सम्मिलित रहे हैं तो आपको अपना फीडबैक देना है। फीडबैक देने का माध्यम क्या है? लाइक और कमेंट। अगर कहीं पर समझ बनाने में मुश्किल आ रही है तो वहाँ पर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, उचित सॉल्यूशन, आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग अतिशीघ्र करेंगे।